नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ PCS के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हर हफ्ते की जो वीकली करंट अफेयर होती है वो वीकली करंट अफेयर लेके हर वीक मैं आप लोगों के सामने उपस्थित होता हूं। तो आज इस सेशन में स्टार्ट करते हैं कि इस हफ्ते यानी कि 26 जनवरी को आपको पता है संडे था। 27 जनवरी से लेके और आपके 2-3 फरवरी तक जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे जिससे आपके पेपर में सवाल आ सकते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या है, दैट इंदौर एंड उदयपुर जॉइन द लिस्ट ऑफ 31 वेटलैंड्स एक्रेडिटेड साइट्स इन द वर्ल्ड। ये आपके किस पेपर के लिए, इन्वायरमेंट एंड कंजर्वेशन जो है GS पेपर 3 उसके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कि आपको दो चीजें याद रखनी है कि इंदौर और उदयपुर मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले पहले 2 भारतीय शहर बन गए हैं। यानी कि आप देखो, समझना इस चीज को, यहां पे समझने की बात क्या है कि इंदौर और उदयपुर किस में शामिल हुए हैं, सिटीज टू जॉइन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ एक्रेडिटेड वेटलैंड साइट्स। किसके बारे में है ये, इसके संदर्भ में क्या है, देखो क्या कहता है। इंदौर में रामसर साइट सिरपुर झील को जल पक्षियों के जमावड़े के लिए मान्यता दी गई है और इसे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो आपको क्या याद रखना है कि इंदौर में जो लोकेशन है, वो इंदौर में लोकेशन क्या है, सिरपुर लेक। ए रामसर साइट इन इंदौर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर वाटर बर्ड कॉन्ग्रीगेशन एंड इज बीइंग डेवलप्ड एज ए बर्ड सेंचुरी। यानी कि इसे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। और उदयपुर की बात करते हैं तो 2 ही शहर हैं, इंदौर, तो इंदौर में कौन सी लोकेशन है, सिरपुर लेक है। और जो उदयपुर है, उस उदयपुर इन राजस्थान इज सराउंडेड बाय 5 मेजर वेटलैंड्स। तो ये सवाल जो है, ये क्या बनते हैं, ये सवाल बनते हैं वन लाइनर क्वेश्चन कि उदयपुर इन राजस्थान इज सराउंडेड बाय 5 मेजर वेटलैंड्स, नेमली पिचोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई। तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। जो उदयपुर है, आपको पता है कि उदयपुर की जब हम लोकेशन की बात करते हैं तो उदयपुर की लोकेशन कहां है, यहां अरावलीज है। और अरावलीज का जो सदर्न पार्ट है वो उदयपुर है। वन मोर थिंग, उदयपुर जवार माइंस के लिए भी फेमस है। जवार माइंस में जिंक निकलता है, जिंक के लिए भी उदयपुर फेमस है। और यहां पर क्या है, 5 वेटलैंड जो इसको क्या करती हैं, सराउंड करती हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, 2 नाम याद रखने हैं, इंदौर और उदयपुर। ठीक है, ओके। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं कि ये जो वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन प्रोग्राम है, ये क्या है। देखो, यह रामसार कन्वेंशन का हिस्सा है। आपको पता है जो वेटलैंड साइट्स हैं वो रामसार कन्वेंशन में इंक्लूडेड है। इसे वर्ष 2015 में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP का मतलब क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के दौरान अनुमोदित किया गया था। मान्यता केवल उन शहरों को दी जाती है जो वेटलैंड और उनकी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के संरक्षण के उपायों को अपनाने सहित सभी 6 अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करते हैं। यानी कि 6 इंटरनेशनल नॉर्म्स है। तो आपको 6 इंटरनेशनल नॉर्म्स के डिस्कशन में नहीं जाना है, जब आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके तहत इनको क्या दी जाती है, मान्यता दी जाती है। और इसका जो उद्देश्य है, इसका जो एम है, वो एम क्या है, देखो, टू प्रमोट कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ अर्बन एंड पेरी अर्बन वेटलैंड्स। पेरी का मतलब क्या होता है, पेरीफेरी, यानी कि उसका बाहर का क्षेत्र। कि इसका उद्देश्य है शहरी और अर्ध शहरी वेटलैंड के संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग को बढ़ावा देना। इसकी जो वैलिडिटी है, इट इज वैलिड फॉर 6 ईयर्स। ये सवाल पूछेगा कि ये कितने साल के लिए वैलिड है, 6 साल के लिए। आफ्टर विच इट मस्ट बी रिन्यूड प्रोवाइडिंग दैट इट कंटिन्यूज टू फुल ईच ऑफ द 6 क्राइटेरिया। कि जो 6 क्राइटेरिया है, उन 6 क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है तो इसकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी। अगर फुलफिल नहीं करता है तो वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। Global list of 74 accredited wetland sites comprise the highest 22 from China। और क्या कहता है कि 74 मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में चीन के सबसे अधिक शहर हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे अधिक शहर कहां पे हैं, चीन के हैं, 22 शहर। और उसके बाद क्या है, फॉलोड बाई 9 फ्रॉम फ्रांस, 9 फ्रांस से हैं। और रामसार कन्वेंशन के बारे में बताया है कि रामसार कन्वेंशन हुआ, इट इज एन इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन वेटलैंड अडॉप्टेड इन 1971 में। तो रामसार कहां है,
इन द इरानियन सिटी ऑफ रामसार। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये रामसार में हुई थी, और रामसार ईरान की सिटी है और इसी के नाम पर पड़ा था इसका नाम रामसार। इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड एंड देयर रिसोर्स अक्रॉस इट्स 172 मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो इसमें कितनी कंट्रीज इंक्लूडेड है? 172। और उन 172 कंट्रीज में इंडिया भी क्या है? 172 देशों में भारत भी क्या है? शामिल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कहता है इसके बारे में? नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या रही, ये आपके हेल्थ के रिगार्डिंग है। ठीक है, और आपको पता है कि चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हम देखें, आज के समय में जो सबसे प्राइमरी इश्यू है वो हेल्थ और एजुकेशन है, कि हमारी हेल्थ सही है और हमें एजुकेशन ठीक तरीके से प्रोवाइड की जा रही है, शिक्षा ठीक तरीके से मिल रही है। आप देखो जब से कोविड आया है उसके बाद जो हेल्थ के जितने भी नॉर्म्स थे वो नॉर्म्स और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, और ज्यादा टाइट कर दिए गए हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए। क्या कहता है देखो, कहता है केरल में हाल ही में एक हाई प्रोफाइल हत्या मामले में पैराक्वेट का इस्तेमाल किया गया था। अब ये जो पैराक्वेट है, ये पैराक्वेट क्या है? ठीक है, कि एक हाई प्रोफाइल केस था, उस हाई प्रोफाइल केस में पैराक्वेट का यूज हुआ। ठीक है, केस क्या था उसके बारे में डिस्कशन मैं नहीं करना चाहता, बिना फालतू की चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये हत्या हुई कैसे। पैराक्वेट, जिसे पैराक्वेट डाइक्लोराइड या मिथाइल वाइलोजन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये सवाल बन गया, यहाँ पे ये सवाल बन गया, पैराक्वाट डाइक्लोराइड या फिर मिथाइल वायोलोजन के नाम से जाना जाता है और दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले शकनाशियों में से एक है। देखो यहां पे लिखा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड हर्बिसाइड। जो हर्बिसाइड्स होते हैं, हर्बिसाइड्स में साइड वर्ड जो होता है ना, साइड, CIDE, ये रूट वर्ड होता है। इस रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इसका अर्थ होता है किलिंग समथिंग, किसी चीज की हत्या करना, किसी चीज को मारना। इट इज प्राइमरली यूज्ड टू कंट्रोल वीड ग्रोथ एंड ड्राई क्रॉप्स लाइक कॉटन बिफोर द हार्वेस्ट। और इसका प्रयोग किया जाता था खरपतवार की वृद्धि को नियंत्रित करने में, कि खरपतवार जो है उसकी वृद्धि नियंत्रित हो सके, और कटाई से पहले कपास जैसी फसलों को सुखाने के लिए, क्योंकि कपास जो है फिर वो गीली हो जाती है तो फिर उसके रेट पे कुछ इफेक्ट पड़ता है, जैसी फसलों को सुखाने के लिए किया जाता है। हालांकि यह बेहद जहरीला है और इसे यूरोपीय यूनियन और चीन सहित 70 से ज्यादा देशों में प्रतिबंधित है। अपने भारत में DDT बैन है। आप देखेंगे कि DDT कुछ साल पहले यूज किया जाता था, ठीक है, खेतों में भी यूज किया जाता था, हर्बिसाइड के तौर पे यूज किया जाता था, लेकिन देन आफ्टर DDT को क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। इसी तरह एक टैबलेट होती है डाइक्लोफिनेक MR, ठीक है, आई थिंक MR नहीं है, डाइक्लोफिनेक। सो डाइक्लोफिनेक क्या है कि वल्चर्स जो थे, जो गिद्ध थे, वो गिद्ध क्या हो गए हमारे इन्वायरमेंट में? वल्चर क्या होते हैं? हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। जो डेड एनिमल्स होते हैं उन डेड एनिमल्स को खाते हो, जब वो डेड एनिमल्स को खाते हैं तो उससे क्या होता है? इन्वायरमेंट क्लीन होता है, और वल्चर्स क्या हो गए? खत्म हो गए हैं। तो वल्चर्स के खत्म होने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा वो किसका रहा? वो डाइक्लोफिनेक का रहा। देन आफ्टर, क्योंकि ये जो हाई पेन किलर होता है, हाई पेन किलर के रूप में यूज किया जाता था, जब पेन किलर के रूप में, और देन आफ्टर क्या होता था कि जब इसको किसी एनिमल को दे दिया जाता था, उसकी डेथ हो जाती थी, वल्चर्स उसको खाते थे, तो उसका ट्रांसमिशन हो जाता था, और उसकी वजह से जो वल्चर्स थे उनकी किडनी जो है, किडनी पे इफेक्ट करता था। आपने भी देखा होगा, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, और आप एक लंबे समय से जो है वो पेन किलर ले रहे हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है कि लंबे समय तक आप पेन किलर अगर खाएंगे तो आपकी जो किडनी है वो किडनी क्या हो जाएगी? इफेक्ट हो जाएगी, और उससे आपकी जो स्किन है वो स्किन क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है। स्किन जो है, ये जो अपनी जो स्किन है वो क्या हो जाती है? सूखनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हाई पेन किलर्स जो होते हैं वो किस पर इफेक्ट डालते हैं? किडनी पर इफेक्ट डालते हैं। तो ये आपका रिसेंटली न्यूज में था, पैराक्वेट। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कहता है WHO क्लासिफाइज पैराक्वेट एज ए कैटेगरी 2 केमिकल। पैराक्वेट को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पैराक्वेट को श्रेणी 2 में रखा है, मध्यम रूप से खतरनाक। क्या कहता है कि इट इज मॉडरेटली हैजार्डस केमिकल एंड इट डैमेज द बॉडी एट सेलुलर लेवल एंड स्प्रेड्स रैपिडली अफेक्टिंग वाइटल ऑर्गन्स लाइक लंग्स, किडनीज एंड लिवर। यही मैंने आपको बताया कि ये जो मेडिसिन है ये किसको अफेक्ट करती है? ये रैपिडली हमारे बॉडी में फ्लो करती है और लंग्स को, किडनी को और हमारे लीवर को क्या करती है? अफेक्ट करती है। कुछ रेगुलेशंस हैं पैराक्वेट यूज पे इंडिया में, तो ये आप लोगों के लिए, अगर आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। ये जो PDF है, ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, मेरा टेलीग्राम ID है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, वहां आपको ये PDF मिल जाएगी। तो इंडिया में कुछ इसके रेगुलेशंस हैं
सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड अंडर द इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट हैं जो आपको यूज कर लेने हैं, याद कर लेने हैं, ठीक है। तो उसके तहत पैराक्वेट के उपयोग को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। 2021 की अधिसूचना इसके उपयोग को कहां करती है, गेहूं, चावल, चाय और मक्का जैसी फसलों तक सीमित करती है। अब यह सवाल बन गया, यहां पर यह क्वेश्चन बन गया कि पैराक्वेट का यूज कौन सी फसलों में किया जाता है। 4 फसल दे देगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो गेहूं, चावल, चाय और मक्का। नियमों के बावजूद दुरुपयोग और सुरक्षा उपयोग की कमी व्यापक है, ठीक है। और नियमों के बावजूद आपको पता है कि मेरा भारत महान, हम इसका यूज रेगुलरली किए जा रहे हैं। अमेरिका में पैराक्वेट को केवल लाइसेंस प्राप्त वाणिज्यिक उपयोगकर्ता ही खरीद सकते हैं और इसमें नीली डाई, तीखी गंध और उल्टी करने वाले एजेंट जैसी सुरक्षा सुविधाएं शामिल होनी चाहिए। लेकिन अमेरिका में इसके लिए क्या है, अमेरिका में रूल है कि पैराक्वेट को यूज कर सकते हैं जो लाइसेंस्ड कमर्शियल यूजर है, वही इसको यूज कर सकते हैं। नॉर्मल जो पर्सन है वो इसको उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पैराक्वेट के बारे में था। नेक्स्ट एक इवेंट रहा जो कि आपको पता है 26 ऑफ द जनवरी, 26 जनवरी। 26 जनवरी जो है वो आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारे संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन 26 जनवरी का जो दिन था वो 1930 से हमारे लिए पूर्ण स्वराज की उस दिन मांग की गई थी, और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो 1930 से हम 26 जनवरी को क्या मना रहे थे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे थे। तो इसलिए 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। इवन देन हमने क्या किया कि हमने 26 जनवरी को अपना संविधान लागू किया, 26 नवंबर की बजाय। कुछ आर्टिकल ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, लेकिन हमने रिपब्लिक पूर्ण रूप से गणराज्य, यानी कि हम अपने डिसीजंस लेने के लिए अब किसी पर निर्भर नहीं है, हम अपने फैसले स्वयं ले सकते हैं। उस चीज को हमने कब इफेक्ट में आया, 26 जनवरी 1950 को, और उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। और उस दिन से हर साल 26 जनवरी को हम जो है वो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस बार भी 26 जनवरी को हमने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया, बड़ी धूमधाम से मनाया गया। और ये जो दिन होता है, इस दिन कुछ विशेष जो लोग होते हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है, उन्हें जो है वो मेडल्स दिए जाते हैं। वो वीर चक्र हो, चाहे वो आपका परमवीर चक्र हो, चाहे वो आपके और सैन्य मेडल, सेना के जो मेडल होते हैं वो सेना के और मेडल हो, ठीक है, या फिर आपके और जो विशिष्ट नागरिकों को कुछ मेडल प्रदान किए जाते हैं वो हो। और इस दिन क्या होता है कि प्रत्येक राज्य अपनी झांकी निकालता है। यहां एक बात याद रखेंगे कि ऐसा नहीं है केवल राज्य ही अपनी झांकी निकालते हैं, कुछ मिनिस्ट्री होती हैं, वो मिनिस्ट्री भी जब उनकी कुछ विशेष अचीवमेंट होती है तो वो अपनी झांकी निकाल सकते हैं। रिसेंटली इस बार 26 जनवरी को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसको 150 ईयर्स, 150 साल पूरे हुए, तो उन्होंने भी अपनी जो है वो यहाँ पे झांकी निकाली। इसके अलावा जो राज्य झांकी निकालते हैं उसमें सबसे ज्यादा आरक्षण का जो केंद्र रहा, वो आरक्षण का केंद्र रहा उत्तर प्रदेश की झांकी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की झांकी क्यों रही आरक्षण का केंद्र, क्या कारण थे? कारण था कुंभ। आपको पता है कि इस बार जो कुंभ है वो 144 साल के बाद, यानी कि महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। और कुंभ जो है वो इसलिए आयोजित किया जा रहा है क्योंकि कुंभ प्रत्येक 3 वर्ष के बाद लगता है। उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के दौरान, इट इज ए माइथोलॉजिकल स्टोरी, समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत जो निकला था समुद्र मंथन से, उस अमृत को जो स्वर्गलोक लेके जाया जा रहा था, तो उस अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर 4 जगह गिरी थी, और जिन 4 जगहों पर वो 4 बूंदें गिरी थी उन 4 जगहों पर क्या लगता है, कुंभ लगता है। तो इसीलिए, और दूसरी बात यह थी कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में मानते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस धरती पर पहला जो यज्ञ किया था वो यहां पर किया था, और इसलिए क्या है, प्रयागराज का महत्व अलग है। क्या कहता है? ड्यूरिंग 76th रिपब्लिक डे, यानी कि इस बार जो गणतंत्र दिवस रहा वो कौन सा गणतंत्र दिवस रहा? 76 रहा, 76वां गणतंत्र दिवस रहा। अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है कि इंडिया शोकेस्ड इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड कल्चरल हेरिटेज, और भारत ने अपनी सैन्य शक्ति और अपनी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शन किया। दिस परेड इज प्रेसाइडेड ओवर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। आपको पता है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तीनों का जो चीफ होता है वो कौन होता है? हमारा प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। और उन्होंने क्या किया? प्रेसाइड किया इसको। एंड इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्राबोवो
सुबियांतो वाज द चीफ गेस्ट एट द इवेंट। ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जा सकता है कि इस बार जो चीफ गेस्ट रहे वो चीफ गेस्ट कौन रहे। तो इस बार जो चीफ गेस्ट रहे वो चीफ गेस्ट रहे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। और वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो वाज द चीफ गेस्ट एट दिस इवेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ए कॉन्टिजेंट ऑफ 342 members from Indonesian National Armed Forces also participated in the parade, marking the first time troops from Indonesia joined a foreign parade। ये लिख लो कि पहली बार ऐसा हुआ कि इंडोनेशियाई राष्ट्रीय सशस्त्र बलों ने के 342 सदस्यों की एक टुकड़ी ने भी परेड में भाग लिया। और यह पहली बार था जब इंडोनेशिया के सैनिक किसी विदेशी परेड में शामिल हुए। विदेशी सैनिकों ने 2016 में पहली बार फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी की भागीदारी के साथ परेड में भाग लिया था। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट क्या हो गए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गए। यहां पे वो ये भी पूछ सकता है कि कितने मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। तो 342 मेंबर्स थे, 342 सदस्य थे, इंडोनेशिया के सदस्य थे और फर्स्ट टाइम इन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, चलिए तो यहां तक। और ये पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, मेरा टेलीग्राम आईडी है, वहां पे आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कहता है, ये GS1 ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या कहता है देखो, ये कहता है भूगोल के संदर्भ में कि भूगोल के संदर्भ में क्या है, यहां पर लिखा हुआ है दैट रिसेंटली साइंटिस्ट्स हैव रिलीज्ड ए न्यू मॉडल ट्रैकिंग द position of magnetic north pole, revealing it is now closer to the Siberia than it was 5 years ago and is continuing to drift towards Russia about the Earth's magnetic poles। सुन लो इसको, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या कहता है देखो, ये कहता है कि वैज्ञानिकों ने चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की स्थिति पर नजर रखने वाला एक नया मॉडल जारी किया है, जिससे पता चलता है कि यह अब 5 साल पहले की तुलना में साइबेरिया के ज्यादा नजदीक है और रूस की ओर बढ़ रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो मैग्नेटिक, आपको पता है अर्थ जो है वो क्या करता है, अर्थ एक नेचुरल डायनामो का काम करता है। अर्थ क्या, ठीक है, जस्ट गिव मी मिनट। देखो अर्थ क्या करता है कि अर्थ एक नेचुरल डायनामो होता है। ठीक है, अच्छा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड कहता है कि वैज्ञानिकों ने चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की स्थिति पर नजर रखने वाला एक नया मॉडल जारी किया। और उससे पता चलता है कि देखो, जब आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि क्या होता है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो चेंज होता रहता है, बिकॉज रॉक्स मेल्ट होती हैं। जब वो मेल्ट होकर दोबारा सॉलिड बनती है तो उस टाइम पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर लेती हैं, वो एक्वायर कर लेती हैं। और इससे पता चलता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इट इज रिवर्सिंग। ठीक है, यही उसने बताया है। दीज आर डायनेमिक फीचर ऑफ अर्थ जियोमैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय फोर्स एट द अर्थ कोर। और ये होता क्यों है कि अर्थ की जब हम बात करते हैं तो क्या है कि देखो, एक चीज समझाता हूं मैं आपको। क्या है कि एक चीज समझो कि अर्थ जो है उसके भीतर कोर होती है। ठीक है, अर्थ जो है उसके भीतर क्या होती है, कोर होती है। और वो जो कोर होती है वो कैसे होती है, मैं समझाता हूं आपको। कोर कैसे होती है कि ये आपके पास अर्थ का कोर है, तो ये जो आउटर कोर है और ये जो इनर कोर है, इस आउटर कोर में क्या होता है कि ये लिक्विड होती है, जबकि इनर कोर क्या होती है, सॉलिड होती है। और जब अर्थ अपने खुद के अक्ष पर घूमता है, रोटेट करता है, तो जब अर्थ अपने शम के अक्ष पर घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो जब ये सॉलिड आउटर कोर और ये लिक्विड आउटर कोर रोटेट करती है तो उससे अर्थ का मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। ये लिक्विड क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होती हैं, कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, कुछ अशुद्धताएं होती हैं। वो इंप्योरिटीज क्या करती हैं, वो इंप्योरिटीज ये करती हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करती है। जबकि ये जो इनर कोर है इसके ऊपर प्रेशर बहुत अधिक होता है और प्रेशर ज्यादा होने के कारण ये सॉलिड होती है। तो यही है, ठीक है।
यही है कि और ये क्या करता है, इसमें लिख लो, अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर होता है, अर्थ्स मैग्नेटोस्फीयर वो क्या करता है, जो हार्मफुल रेडिएशन आती है सन से, जो सन से हार्मफुल रेडिएशन आती है कि जो अगर अर्थ के सरफेस पे पहुंच गई तो अर्थ को रोस्ट कर देंगी, वो उनको क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, दीज आर पॉइंट्स ऑन अर्थ सरफेस वेयर द प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, देखो ये यहां पर देखो, इस डायग्राम से समझ लो, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक साउथ पोल है, और अर्थ का जो एक्सिस है वो अर्थ का एक्सिस यहां पर आपको दिख रहा है, ये अर्थ का एक्सिस है। क्लियर है, ठीक है, तो ये क्या है, मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये तो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अच्छा, क्या पूछ सकता है सवाल ये, और ये देखो कोर का कंसेप्ट भी समझाया हुआ है यहाँ पे, कोर का कंसेप्ट भी समझाया गया। तो आपसे क्या पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि देखो ये इंटरनल कन्वेक्शन करंट्स है, ये कन्वेक्शन करंट है जिसकी वजह से सारा सिस्टम हो रहा है, कि अर्थ का ये लिखा है उसने ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ये लिखा है उसने मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। इसका मतलब ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल सेम होते हैं? नहीं होते हैं, बोथ आर डिफरेंट, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल इज डिफरेंट फ्रॉम द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ओके, चले नेक्स्ट पे, चलिए देखो इसके बारे में थोड़ा सा और बताया है उसने, दैट चुंबकीय उत्तरी ध्रुव का पता सबसे पहले 1831 में खोजकर्ता जो थे वो जेम्स क्लार्क रोस थे जिन्होंने लगाया था। उस समय यह कनाडा के आर्कटिक द्वीपों के पास था और यह भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के विपरीत पृथ्वी के पिघले हुए कोर में होने वाले परिवर्तनों के कारण लगातार स्थानांतरित हो रहा है। जो मैं आपको समझा चुका कि पृथ्वी का जो कोर है वो कोर क्या है, लिक्विड है। ठीक है, आउटर कोर लिक्विड है। पिछली शताब्दी में चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कनाडा से रूस की ओर 400 किलोमीटर से अधिक दूर चला गया है। इस गतिविधि का पता जो किया है वो वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल WMM, वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल ने किया है, विच इज अपडेटेड एवरी 5 years टू इंश्योर एक्यूरेट नेविगेशन सिस्टम। क्योंकि इससे क्या होते हैं कि जो सेलर्स होते हैं, जो नाविक होते हैं, वो अपनी डायरेक्शन का पता लगाते हैं, तो वो उसके लिए क्या है, उसके लिए ये हर 5 साल के बाद उसकी पोजीशन को बताते हैं। इसके कारण क्या है, कारण है देखो कोर फ्लूइड डायनेमिक्स। मैं समझा चुका आपको कि जो कोर फ्लूइड डायनेमिक्स यानी कि कोर द्रव गतिकी, पृथ्वी के बाहरी कोर में पिघला हुआ लोहा और निकल ग्रह के आंतरिक कोर से निकलने वाली गर्मी से प्रेरित होकर अशांत पैटर्न में चलते हैं, और ये द्रव गति पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है और ध्रुव के स्थापन को प्रभावित करती है। मैंने आपको बता दिया कि जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, इनर कोर है वो सॉलिड है। तो क्या होता है कि जब अर्थ रोटेट करता है तो आउटर कोर के चारों तरफ इनर सॉलिड कोर रोटेट कर रहा है, और उसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, अर्थ का मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। नेक्स्ट देख लो, जियोमैग्नेटिक एनोमलीज। एनोमलीज का मतलब क्या होता है, एनोमलीज का मतलब होता है किसी चीज में डिफरेंस होना, कोई चीज थी कुछ और, बन कुछ और गई। तो ये जो एनोमलीज में डिफरेंट है, ये जो एनोमलीज में डिफरेंट है, ये क्या है, वेरिएशन इन द मैग्नेटिक फील्ड सच एज वीकनिंग ऑफ द साउथ अटलांटिक एनोमली, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव, जैसे कि दक्षिणी अटलांटिक विसंगति का कमजोर होना। देखो इस चीज को समझो, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि ये जब रोटेट कर रहा है, ये जब रोटेट कर रहा है तो ये रोटेशन तो चल ही रहा है, ये रोटेशन तो चल ही रहा है, लेकिन एक बात और समझो कि अगर ये अर्थ है और ये इसका एक्सिस है, तो अर्थ का ये जो एक्सिस है ये भी क्या नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, ये भी क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो इसने यही कहा है कि वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड सच एज वीकनिंग ऑफ साउथ अटलांटिक अनोमली सजेस्ट इनस्टेबिलिटी इन द मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूटिंग टू पोल मूवमेंट। कि अनोमलीज का मतलब है कि कोई चीज कहीं पर मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन वो चीज वहां पर क्या मिल रही है, वीक मिल रही है, इसे अनोमलीज कहा जाता है। और इसका जो साइकिल है, रिवर्सल है, वो क्या कहता है, दो नोट द डायरेक्टली इंडिकेटिव ऑफ एमिनेंट रिवर्सल, द पोल्स मूवमेंट में सिग्नल long term change in the geomagnetic field which naturally undergoes reversal every few 100,000 years। ये बस इतनी बात बता रहा है। क्या कह रहा है कि ध्रुव की गति भूचुंबकीय क्षेत्र में दीर्घकालिक परिवर्तनों का संकेत दे सकती है, कि लॉन्ग टर्म में जो चेंज होते हैं उस लॉन्ग टर्म चेंज को बताती है,
और जो स्वाभाविक रूप से हर कुछ 100,000 वर्षों में उत्क्रमण से गुजरती है। और ये जो चेंजेस होते हैं ये ऐसा नहीं है 1-2 साल में हो जाते हैं, नहीं, इनके लिए हजारों वर्षों का जो प्रोसेस है वो हजारों वर्षों का प्रोसेस लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है इस वीक की। इस वीक की जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो है लाला लाजपत राय जी के बारे में। ये आपके हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो लाला लाजपत राय के जीवन के काल में के बारे में कुछ पता होना चाहिए। रीजन क्या है, कारण क्या है कि लाला लाजपत राय जो थे उनका जन्म 28 जनवरी को हुआ था। यहां कहीं लिखा है, देखो ये लिखा है दैट इंडिया इज रिमेंबरिंग लाला लाजपत राय। ठीक है, आपको पता होगा गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे लाल बाल और पाल। ऑन हिज 160th बर्थ एनिवर्सरी, उनका 160वां जन्म दिवस रहा 28 जनवरी 1865 को डूडी के लुधियाना में पड़ता है, पंजाब में, एट प्रेजेंट पंजाब में पड़ता है, वहां पर जन्म हुआ। एंड ही वाज वन ऑफ द लाल बाल पाल ट्रायो। मैंने आपको बताया लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लाल बाल ट्रायो अलोंग विद बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। तो इनको तीनों को कहते थे लाल, बाल और पाल। आजादी का जब जिक्र होता है, आजादी के समय पे जिन लोगों ने अपनी जान की आहुति दी, जिन लोगों ने उस आजादी के दौर में अंग्रेजों की जो यातनाएं सही, उन यातनाओं को जब याद किया जाता है तो लाला लाजपत राय, जिनकी मृत्यु अंग्रेजों की लाठियां खाने से हो गई थी, आपको पता होगा, तो उनको एक जो है वो इतिहास में एक अलग ही सम्मान का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, ही सपोर्टेड द शुद्धि मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट बनता है। उन्होंने जो शुद्धि आंदोलन था उस शुद्धि आंदोलन को क्या किया था, समर्थन किया था। ही सपोर्टेड द शुद्धि मूवमेंट। इनके कुछ कंट्रीब्यूशन रहे, क्या कंट्रीब्यूशन रहे वो देख लो एक बार। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछा जा सकता है और अभी आपके करंट में है तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी बनता है। कहता है 1882 में आर्य समाज में शामिल हुए। 1865 में जन्म होता है, 1882 में यानी कि केवल 17-18 वर्ष की उम्र में वो आर्य समाज में शामिल होते हैं। इसके प्रमुख नेताओं में से एक बन गए और सामाजिक कल्याण, अकाल राहत और अस्पृश्यता उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो उस समय जब हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे तो उस समय यह जरूरी नहीं है कि हम केवल और केवल इन चीजों से जूझ रहे थे कि ब्रिटिशर्स हम पर राज कर रहे थे। हमारे भी समाज की कुछ कुरीतियां थी, हमारे भी समाज की कुछ बुराइयां थी। वो जो समाज की आंतरिक बुराइयां थी वो हमें अंदर से खोखला कर रही थी। विधवा विवाह, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, ठीक है। और इवन नाउ आज हमें आजाद हुए जो है ना वो लगभग 75 साल हो गए हैं, 17-78 साल हो गए हैं। इवन देन हम उन बहुत सी कुरीतियां हैं। सती प्रथा, जस्ट इमेजिन, जस्ट बिलीव कि एक जिंदा व्यक्ति को, एक जिंदा औरत को उसके अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ जला दिया जाता है। सोचकर कितना डरावना लगता है। जब अगर आपने से किसी ने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है और उस अंतिम संस्कार के समय वहां पर उस व्यक्ति के वो जो चिता जलाई जाती है उसकी, उस समय उसकी हीटिंग इतनी ज्यादा होती है कि उसके लगभग नजदीक का जो क्षेत्र होता है वहां रोका नहीं जा सकता और उस औरत को उसके साथ जिंदा जलाया जाता था। इवन नाउ आप देखेंगे डेटा उठा के तो बहुत सारी सती प्रथा जो है, कुरीति है, वो बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। राजस्थान में अभी भी उसके कुछ केस रिकॉर्ड किए गए हैं। रिसेंटली कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था, कोई डॉक्यूमेंट आया हुआ था उसमें कि अभी भी राजस्थान में इस तरीके के जो केस हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। ठीक है, तो सोचकर जिसको। दूसरा बाल विवाह। तीसरी चीज क्या है यहां पे देखो, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। और आज भी अनटचेबिलिटी, आप जाएंगे भारत के पिछड़े क्षेत्रों में जाके देखेंगे वहां पर आज भी इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं वो अपनाई जाती हैं। ठीक है, कहता है अकाल से पीड़ित लोगों की मदद करने और मिशनरी प्रभाव को रोकने के लिए 1897 में हिंदू राहत आंदोलन की स्थापना की। ठीक है, कि मिशनरी जो थे, मिशनरी प्रभाव यानी कि जो धर्म परिवर्तन चल रहा था उसको रोकने के लिए उन्होंने 1897 में हिंदू राहत आंदोलन की स्थापना की। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार पेपर में पूछा गया, पंजाब नेशनल बैंक, लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी और सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की। कि इन्होंने कौन कौन से जो इवेंट थे वो इन्होंने किए। तो देखो, ही फाउंडेड द पंजाब नेशनल बैंक, लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी एंड द सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी। और जो दयानंद एंग्लो वैदिक
डीएवी का फुल फॉर्म दयानंद एंग्लो वैदिक, ही वाज एसोसिएटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डीएवी कॉलेज फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस, कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने डीएवी कॉलेज की स्थापना की। राइटिंग एंड एडवोकेसी, इसके अलावा उन्होंने क्या क्या लेख जो है वो क्या क्या लेख लिखे, देख सकते हैं आप यहां पे, देखो यहां पे ये कहता है रोट बायोग्राफीज ऑन मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी एंड स्वामी दयानंद। उन्होंने गैरीबाल्डी, मैजिनी और स्वामी दयानंद पर आत्मकथाएं लिखी। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ठीक है, पूछा जा सकता है ये सवाल। उसके अलावा कैथरीन मेयो की मदर इंडिया के जवाब में अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया एक इंटरप्रिटेशन लिखी और भारत की स्वतंत्रता और संस्कृति की वकालत करने के लिए अपने लेख का इस्तेमाल किया। देखो राइटिंग जो होती है ना, कलम की जो ताकत होती है वो आप लोग मेंस का आंसर आता है वहां पे लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। कलम की ताकत जो होती है वो तलवार से भी मजबूत होती है। कलम की ताकत से जो आघात किया जा सकता है, और उस समय क्या था, ब्रिटिशर्स का राज था, तो ब्रिटिशर्स का राज था तो मेन इश्यू ये था कि पूरे भारत को इकट्ठा करना, सभी लोगों को एक इकट्ठा करके, और देन आफ्टर क्या करना, देन आफ्टर उसके बाद हमारे देश की आजादी, स्वतंत्रता के मूवमेंट को, उस आंदोलन को मजबूत बनाना। 1857 की जो क्रांति हुई, हम क्यों हार गए? कारण यही था कि हम सारे एकजुट नहीं थे, हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, ये कुछ रीजंस थे। उसी तरीके से मेनली ये था कि कुछ लोग उस समय भी इस प्रकार से थे कि जिनको फर्क नहीं पड़ रहा था कि हमारा देश गुलाम है और हमें आजादी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। तो उन सभी को जगाने के लिए, उन सभी के लिए उन्होंने राइटिंग स्टार्ट की, उन्होंने लिखना शुरू किया, लेखन स्टार्ट किया। तो ये लेखन के बारे में इश्यू है। चलो नेक्स्ट देखो, इनकी राजनीतिक गतिविधियां क्या रही, पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड द नेशनलिज्म। ब्रिटिश अपोज द ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज, बिकेम ए प्रोमिनेंट लीडर इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेश की नीतियों का विरोध किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक प्रमुख नेता बने। ये हमें पता ही है कि लाला लाजपत राय वाज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउड लीडर इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद देखो स्वदेशी की वकालत की और 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद ब्रिटिश दमन का विरोध किया। स्वदेशी की वकालत की कि अपने देश की चीजों को अपनाया जाए, और 1905 में जब बंगाल टूटता है, बंगाल का विभाजन होता है, बंगाल के विभाजन के बाद 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद ब्रिटिश दमन का विरोध किया और मध्यम राजनीति की आलोचना की, अधिक प्रत्यक्ष कार्रवाई और आत्मनिर्भरता की वकालत की कि हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। स्वदेशी का मतलब क्या था कि हम अपने देश में जो चीजें उत्पादन हो रहा है उन चीजों का ही प्रयोग करेंगे। ब्रिटिशर्स यहां से कच्चा माल लेके जा रहे हैं, वहां से बनी बनाई चीजें हमें लाके दे रहे हैं और हम उन चीजों का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, हम उनका उपनिवेश बनते जा रहे हैं। उन्होंने पंजाब केसरी के रूप में, ये इंपॉर्टेंट हो गया कि लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता था, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था, व्यापक रूप से पहचाना जाता था। निर्वासन और अंतरराष्ट्रीय प्रयास क्या रहे, इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या रहे उनके, देखो 1907 में निर्वासन में चले गए, एग्जाइल हो गए। ठीक है, वेंट इनटू एग्जाइल इन 1907, टूर्ड इंग्लैंड एंड यूएसए एंड स्पीकिंग अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। और इंग्लैंड और यूएसए का दौरा किया और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ बोलते हुए, मतलब विदेशों में वो ये चीज बताना चाहते थे कि किस प्रकार से हमारे देश पे ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारा दमन कर रहे हैं। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने के लिए इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की शुरुआत की। ये इंपॉर्टेंट हो गया कि इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की शुरुआत किसने की थी, लाला लाजपत राय ने शुरुआत की थी। इज इट ओके? तो यहां तक की जो बात है वो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, उसके बाद वो वापिस आते हैं, भारत वापसी होती है और बाद में उन्होंने इन द स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन कलकत्ता में स्पेशल सेशन होता है कांग्रेस का, और लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया जाता है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का। अब वो ये सवाल पूछ सकता है कि वो अधिवेशन कहां हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था, जिसमें लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का। ठीक है, उसके बाद कहता है
उसके बाद क्या कहता है, जलियांवाला बाग त्रासदी के बाद उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग का संकल्प अपनाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, आपको पता है, जनरल डायर ने जो है नेथे लोगों पे गोलियां चलवाई थी। अंतिम संघर्ष और मृत्यु, और उसके बाद 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ बहिष्कार जुलूस का नेतृत्व किया। 30 अक्टूबर 1928 को पुलिस ने लाठीचार्ज किया, घातक चोटें आई और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उनका ये जो बलिदान है, उस बलिदान को ये जब तक ये देश रहेगा, जब तक ये भारत रहेगा, तब तक उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। वो बलिदान कभी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सम प्लेसेस इन द न्यूज। ठीक है, प्लेसेस इन द न्यूज के बारे में पढ़ लेते हैं। कोई प्लेस रहा न्यूज में, क्यों रहा, देखो ये कहता है एन इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड केन्या has completed a genetic survey of cyanobacteria in the Vinam Gulf of Lake Victoria in Kenya। अब समझो इस चीज को, यह कहता है कि क्या रहा कि उत्तरी अमेरिका और केन्या के शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने केन्या के विक्टोरिया झील के विनाम खाड़ी में साइनोबैक्टीरिया का अनुवांशिक सर्वेक्षण पूरा किया। तो अब क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेक विक्टोरिया इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है, लेक विक्टोरिया। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि ये किस बारे में था। साइनोबैक्टीरिया, जिसको किस नाम से जाना जाता है, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। किताब में आपको BGA भी लिखा हुआ मिलेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। फॉर्म डेंस एंड समटाइम टॉक्सिक ब्लूम्स इन द फ्रेश वाटर एंड मरीन एनवायरमेंट्स। ये क्या करता है कि ये करता है समुद्री वातावरण में घने और कभी कभी जहरीले ब्लूम बना देता है, मतलब एक तरीके से फूल टाइप, फ्लावर टाइप। एंड दीज ब्लूम्स डिसरप्ट द इकोसिस्टम, डिग्रेड वाटर क्वालिटी एंड पोज सीरियस रिस्क टू ह्यूमन, लाइव स्टॉक एंड एक्वेटिक लाइफ। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये जो BGA है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो इस तरीके से क्या करता है कि ये साइनोबैक्टीरिया और उसको किस नाम से जाना जाता है, BGA के नाम से जाना जाता है, मरीन एनवायरमेंट के लिए क्या है, घातक है। द विनाम गल्फ known for its prolific year-round cyanoHABs is one of the Lake Victoria's most productive fishing basins। क्या कहता है, सुनो समझो, देखो कहता है विनाम खाड़ी जो अपने साल भर प्रचुर मात्रा में साइनोHAB के लिए जानी जाती है, विक्टोरिया झील में सबसे अधिक उत्पादक मछली पकड़ने वाले बेसिनों में से एक है। कि यहां पर क्या होती है, फिशिंग, मेनली यहां पर क्या होती है, फिशिंग होती है। और अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। अध्ययन ने खाड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में द स्टडी इन्वेस्टिगेटेड साइनोबैक्टीरियल असेंबलीज, फंक्शन एंड बायोसिंथेटिक पोटेंशियल अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो इस स्टडी ने क्या किया है कि इस लेक में जो डिफरेंट पार्ट्स थे, उस डिफरेंट पार्ट्स में क्या किया है, इस साइनोबैक्टीरिया के बारे में स्टडी किया है, साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है, क्या जाना है, क्या पढ़ा है। ठीक है, कि ये किस तरीके से वहां पर जो BGA है वो वहां पे जो लोकल इकोसिस्टम है उस लोकल इकोसिस्टम को खराब कर रहा है। ठीक है, तो विक्टोरिया लेक यहां पर क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। विक्टोरिया लेक के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक, और अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक है। और इसके बारे में एक बात लिख लो कि जो अफ्रीका है, जब आप अफ्रीका के मैप को देखेंगे तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगी, एक रिफ्ट वैली दिखाई देगी। यहां पे रिफ्ट वैली, तो रिफ्ट वैली जो है जिसमें फ्रेश वाटर लेक्स हैं, आपके लेक तंगानाइका है, लेक न्यासा है, लेक एल्बर्ट है, लेक रुडोल्फ है, उन सभी लेक्स में लेक विक्टोरिया शामिल नहीं है। लेक विक्टोरिया, ये सवाल पूछा हुआ है UPSC ने, लेक विक्टोरिया इज नॉट ए रिफ्ट वैली लेक, इज नॉट ए रिफ्ट वैली लेक। ठीक है, अफ्रीका के मैप को एटलस में ओपन करके आप देखेंगे तो उसमें आप ये पॉइंट मेंशन कर लेंगे। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दुनिया की सबसे बड़ी झील है, लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका में, एंड सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया। और सबसे बड़ी जो लेक है वो लेक सुपीरियर है नॉर्थ अमेरिका में। लेक सुपीरियर, लेक हुरॉन, लेक ओंटारियो, लेक एरी, लेक मिशिगन, ये जो लेक्स हैं ये कहां पर हैं, इनके ग्रेट लेक्स ऑफ US कहा जाता है, जो USA और कनाडा के बॉर्डर पे है। ठीक है, उन्हीं में से एक लेक है लेक सुपीरियर। तो लेक सुपीरियर क्या है, तो कहता है कि एंड द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया। तो लेक विक्टोरिया फ्रेश वाटर लेक है,
सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एज पर द सरफेस एरिया आफ्टर द लेक सुपीरियर. लेक सुपीरियर इज पार्ट ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ द यूएस विच आर लोकेटेड इन द नॉर्थ अमेरिका. द लेक वॉज नेम्ड इन ऑनर ऑफ द क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड. क्वीन विक्टोरिया के नाम पे इसका नाम लेक विक्टोरिया रखा था. एंड इट इज लोकेटेड इन ईस्ट अफ्रीका स्पेनिंग टुवर्ड्स द बॉर्डर्स ऑफ 3 कंट्रीज. अब देखो मैं एक बार लोकेट करवा देता हूं, एक मिनट. लेक विक्टोरिया, जो लेक विक्टोरिया है वो लेक विक्टोरिया यहां पर लोकेटेड है. देखो दिख रहा है, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है. ठीक है, तो केनिया, तंजानिया, युगांडा दिखाई दे रहा होगा सभी को. आपकी जो एटलस है उस एटलस में भी दिख जाएगा. केनिया, तंजानिया और युगांडा, ये जो लेक है ये यहां पर लोकेटेड है. ठीक है, तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है दैट लेक विक्टोरिया इज ऑन द बॉर्डर ऑफ तंजानिया, युगांडा एंड केनिया. तो ये लेक विक्टोरिया के बारे में डिस्कशन था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट एक ये अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में एक इंफॉर्मेशन थी कि न्यू स्टडी डिकोड्स व्हेन द निकोबारीज पीपल केम टू द आइलैंड. क्या आपको पता है कि अंडमान निकोबार जो है आइलैंड, वहां पर ट्राइब्स रहती हैं. ओंग्स हैं, सेंटिनल्स हैं, जारवा हैं, निकोबारीज हैं, अंडमानीज हैं. और ये बेसिकली निग्रोइड और मैंग्लोइड ग्रुप. सो ग्रुप क्या है, ग्रुप निग्रोइड और मैंग्लोइड है और ये ट्राइब्स के नाम है. तो कहता है कि ये कब आए. देखो नए अध्ययन से पता चलता है कि निकोबारी लोग द्वीप पर कब आए थे. वैज्ञानिकों का मानना था कि निकोबारी समुदाय के ऑस्ट्रो एशियाटिक पूर्वज लगभग 11,000 साल से पहले से भी द्वीप पर आए थे. और नए अध्ययन से पता चला है कि 5,000 साल पहले द्वीप पर आए थे. कि पहले जो स्टडी थी वो मानती थी कि लगभग 11,000 साल पहले ये यहाँ पे आए होंगे अंडमान निकोबार आइलैंड पे. लेकिन अब नई स्टडी कहती है कि 5,000 साल पहले द्वीप पर आए. और अपने भौगोलिक अलगाव के कारण प्राचीन निकोबारी जनजाति ने विभिन्न आबादी के साथ महत्वपूर्ण मिश्रण के बिना अपनी आनुवांशिक पहचान को संरक्षित किया. यानी कि ये निकोबारीज हैं, ये जो और ट्राइब्स हैं उनके साथ मिलते जुलते नहीं है. इसलिए इनके जो जेनेटिक जो इनकी जो ये है कहता है कि इट हैव इट्स जेनेटिक आइडेंटिटी. इनकी जो जेनेटिक आइडेंटिटी है उसको इन्होंने क्या रखा, प्रिजर्व रखा. उन्होंने इसको सुरक्षित रखा. आनुवांशिक पूर्वजों और प्रवासी आबादी के बीच उत्परिवर्तन में अंतर की तुलना करके वैज्ञानिक निकोबार द्वीप समूह में उनके आगमन के समय का पता लगाने में सक्षम थे. ठीक है, ये तो लिखी हुई स्टेटमेंट है. अब देखो अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं. लार्जेस्ट आर्किपिलागो सिस्टम है बे ऑफ बंगाल में. कहां पर है, बंगाल की खाड़ी में है. ठीक है, अंडमान निकोबार ग्रुप है और उसके बाद निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है. सो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है. कहता है इट एक्सटेंड्स ओवर एरिया 8249 स्क्वायर किलोमीटर और लगभग 572 आइलैंड्स हैं और जिनमें से 37 इनहेबिटेड है. अंडमान निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल में है और जो लक्षद्वीप है वो कहां है, अरेबियन सी में है. तो लक्षद्वीप में 36 आइलैंड्स हैं. लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कोरल आइलैंड है और ये जो आइलैंड है ये क्या है, वोल्केनिक इन ओरिजिन है. और बेसिकली क्या है, जो इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट है वो इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट के ओ कोलिजन से, ओशन कोलिजन से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल. अंडमान और निकोबार किससे अलग होते हैं, 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं. मैं आपको दिखा दूं, अगर यहां पर आई थिंक एक इमेज है मेरे पास. देखो मैं आपको बता दूं यहां पे कि आपको क्या करना है कि जो अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उस अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में देखो यहां दिख रहा है आपको, ये इमेज दिख जाएगी आपको, आपके एटलस में गिवन है. ठीक है, कि कोको चैनल क्या करता है, अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करता है और नीचे क्या है, ग्रेट चैनल इसको इंडोनेशिया से अलग करता है. और अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है. ये 10 डिग्री चैनल की बात कर रहा है. और यहां पर क्या है, जैसे कच्चल आइलैंड है, इसके चारों तरफ कोरल रीफ है. तो अगर
इस तरीके से पूछा जाता है कि जो अंडमान निकोबार है क्या वो कोरल है, तो कोरल से तो बने हुए नहीं है, बट देयर आर सम आइलैंड्स विच आर कोरल। कुछ आइलैंड्स हैं, कुछ द्वीप हैं जो कि क्या है, कोरल हैं। वन मोर थिंग, यहां देखो ये साउथ अंडमान है, लिटिल अंडमान है, मिडिल अंडमान है, और ये बैरन आइलैंड है जो कि इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है जो अंडमान निकोबार पे है, और ये नारकोंडम है जो कि क्या है, डोरमेंट वोल्केनो है, ये डोरमेंट है। और यहां पे ये चीज याद रखनी है कि ग्रेट निकोबार जो है वो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में सबसे बड़ा आइलैंड है, ग्रेट निकोबार। और निकोबार पर ही है इंदिरा पॉइंट जो कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, पहले ला हेंचिंग या पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था, एट प्रेजेंट क्या है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, क्लियर होगी बात? ओके, तो ये क्या है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, अंडमान निकोबार में। द आइलैंड ग्रुप हैव बीन होम ऑफ अबोरिजिनल ट्राइब्स, नेमली, तो यहां पर जो ट्राइब्स हैं उनके क्या नाम है, ग्रेट अंडमानीज, जारवा, ओंग, सेंटिनल्स एंड ऑल ऑफ नेग्रिटो ओरिजिन ऑन द अंडमानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। और इनका जो ओरिजिन है ये पूछे जाते हैं सवाल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्या है, नेग्रिटो ओरिजिन है इनका, दे आर नेग्रिटो इन ओरिजिन। ठीक है, द ट्राइब इन द निकोबार आइलैंड आर निकोबारीज एंड द सोम्पेन। और निकोबार में क्या है, निकोबारीज हैं और क्या है, सोम्पेन है। अब वो क्या करेगा, वो आपसे मैच करवा लेगा, क्वेश्चन मैच करवा लेगा, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ये आप जानना चाहो तो जान लो, अदरवाइज नो नीड, कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, और ये पीपीटी जो है, ये पीडीएफ जो है, ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर। इसके अलावा ज्योग्राफी की क्लास होती है मेरी रोजाना स्टडी IQ PCS पर 1 बजे से 2 बजे तक, जहां पे मैं एनसीईआरटी का डिस्कशन और जो क्लासेज होती हैं और जो कंसेप्ट होते हैं वो डिस्कशन सारे आप लोगों के साथ करता हूं। ठीक है, तो चलिए, तो ये कुछ इस हफ्ते की जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, जो मैंने आप लोगों के साथ साझा की। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर हमारे स्टेट PCS के जो बैच हैं जिनसे आप जुड़ना चाहते हैं तो आप NK लाइव कोड यूज कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी प्रिपरेशन को और ज्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से चला सकते हैं। ठीक है, तो इसी नोट के साथ आज विदा लेना चाहूंगा, मुलाकात करेंगे अगले मंडे को अगले हफ्ते की जो करंट अफेयर्स होंगे उनके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। और अगर अपनी तैयारी प्रिपरेशन आपने ढंग से स्टार्ट नहीं की है सो उसको, इट इज द राइट टाइम, इट इज द हाई टाइम, स्टार्ट कर दीजिए। ओके, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।